Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its MCQs. Today we have to solve MCQs of unit number 11, which is sound. Unit number 11, choose the correct answer from the following choices. Question number 1 is, which is an example of longitudinal waves? हमारे पास वेव्स की काइंड्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और हमसे ये पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल कौन सी है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है साउंड वेव, बी पे ऑप्शन दी गई लाइट वेव, सी पे ऑप्शन दी गई रेडियो वेव, और डी पे ऑप्शन दी गई है वाटर वेव। The direction of propagation of sound waves is along the direction of oscillating air molecules. This shows the longitudinal nature of sound waves. तो sound waves की nature जो है ये longitudinal होती है, light waves जो हैं ये भी transverse होती हैं, radio waves भी transverse होती हैं, और वाटर वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ साउंड वेव्स होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। उसके सामने वाला सर्कल हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर? कि सोर्स ऑफ साउंड जो है वहाँ से साउंड जो है वो हमारे कान तक कैसे पहुँचती है। ऑप्शंस में हमें दिया गया है बाई चेंजेस इन एयर प्रेशर, बी पे हमें कहा गया है बाई वाइब्रेशंस इन वायर्स और स्ट्रिंग्स, सी पे ऑप्शन दिया गया है बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको करेक्ट कर लेते हैं। सी पे ऑप्शन है बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और डी पे ऑप्शन है बाई इंफ्रारेड वेव्स। तो साउंड ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू द लिसनर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन इन द एयर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स। कि सोर्स जो है उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है, एयर में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन पैदा होते हैं जो कि थ्रू एयर ट्रेवल करके हमारे कान तक आते हैं। तो इस तरह से बाई चेंजेस इन एयर प्रेशर, ये हमारा ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। तो इसके सामने वाला सर्कल जो है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड? साउंड जो है वो एनर्जी की किस तरह की फॉर्म है। ए पे हमें कहा गया ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बी पे कहा गया साउंड मैकेनिकल एनर्जी होती है, सी पे कहा गया ये थर्मल एनर्जी होती है, और डी पे हमें कहा गया ये केमिकल एनर्जी होती है। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, तो इसलिए ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे दुरुस्त है, मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 4, astronauts in space need to communicate with each other by रेडियो लिंक्स बिकॉज कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जब वो स्पेस में होते हैं तो एक दूसरे के साथ उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनको रेडियो लिंक्स चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है साउंड वेव्स ट्रेवल वेरी स्लोली इन स्पेस, क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वो स्पेस में बहुत स्लो ट्रेवल करती हैं इसलिए। बी पे ऑप्शन दी गई है साउंड वेव्स ट्रेवल वेरी फास्ट इन स्पेस, क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वो स्पेस में बहुत फास्ट ट्रेवल करती हैं इसलिए। और सी पे ऑप्शन दी गई है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, क्योंकि साउंड वेव्स जो है स्पेस में ट्रेवल ही नहीं कर सकती हैं इसलिए। और डी पे ऑप्शन दी गई साउंड वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस, कि स्पेस में साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है इसलिए। तो साउंड वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर
for their propagation. There is no material medium in space, so sound waves cannot travel in space. कि sound waves को travel करने के लिए material medium require होता है, वो किसी ना किसी मीडियम में से ट्रैवल करती हैं, और स्पेस जो है उसमें कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, इसलिए उसमें से साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे दुरुस्त है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। तो इसलिए हम सी के सामने वाली ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, कि किसी साउंड की लाउडनेस जो है वो किसके साथ रिलेट करती है। नंबर ए, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करती है। नंबर बी, उसका टाइम पीरियड के साथ रिलेट करती है लाउडनेस। नंबर सी, लाउडनेस उसकी वेवलेंथ से रिलेट करती है। और नंबर डी, एम्पलीट्यूड से रिलेट करती है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज़्यादा लाउडनेस होती है ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से लाउडनेस ज़्यादा होती है। व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली, कि जब एक ड्रम को ज़्यादा ज़ोर से उसको ज़रब लगाई जाती है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन्स इंक्रीजेस, तो उसके मेम्ब्रेन्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो इंक्रीज़ कर जाता है। एंड वी हियर अ लाउड साउंड, और हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। तो इट मीन्स के लाउडनेस का ताल्लुक जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ है। तो हमारा ऑप्शन डी पे मौजूद है एम्पलीट्यूड, इसको हम सर्कल को ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन, कि एक नॉर्मल इंसान जो है उसके लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है साउंड की वो किस किस के दरमियान लाई करती है। नंबर ए पे हमें ऑप्शन दी गई 10 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बीइंग जो है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो सुन सकता है। या बी पे ऑप्शन दी गई है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। सी पे ऑप्शन दी गई है 25 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। और डी पे ऑप्शन दी गई है 30 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। A normal human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 Hz and 20,000 Hz। और 20,000 Hz क्या बनेगा, 20 किलो हर्ट्ज बनेगा। तो 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान अगर फ्रीक्वेंसी हो साउंड की, तो फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसको सुन सकता है। द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। हम इसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, यानी जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी से लेकर जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक ह्यूमन ईयर जो है वो साउंड को सुन सकता है उसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर, क्या एक नॉर्मल इंसान जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को नहीं सुन सकता। एंड आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो हम उसको जो आवाज़ें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं हमें सुनाई नहीं देती, वो उनको हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, और वो ऑप्शन हमारी बी पे मौजूद है 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसको सुन सकता है। तो इसलिए हम बी के सामने वाली ऑप्शन जो है ब्लैक कर देते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड, कि जब हम किसी वेव की साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, तो उससे इनमें से कौन सी डिक्रीज होंगी। नंबर ए, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। नंबर 2, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा उसका। और नंबर 3, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा गया है कि अगर हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो इन तीनों में से कौन सी जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, या उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है 1 ओनली, यानी वेवलेंथ सिर्फ कम होगी। बी पे ऑप्शन दी गई है 3 ओनली, यानी एम्पलीट्यूड कम होगा। सी पे ऑप्शन दी गई है 1 एंड 2 ओनली, यानी वेवलेंथ और पीरियड कम हो जाएगा।
और सी डी पे ऑप्शन दी गई 1 and 3 ओनली, यानी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। हमें ये मालूम है कि टाइम पीरियड जो है टी वो बराबर होता है 1/f के, यानी वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ये टाइम पीरियड चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी क्योंकि नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा। तो ये बात तो तय हो गई कि टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा। फिर हमें मालूम है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा होता है। ये वेव्स के लिए रिलेशनशिप है हमारे पास कि वेव की वेलोसिटी बराबर होती है वेव की फ्रीक्वेंसी ज़रब वेव की वेवलेंथ। तो यहाँ से अगर हम वेवलेंथ निकालें लैम्डा, तो एफ़ को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो v/f बनेगा। यहाँ पे एफ़ फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एफ़ के। एफ़ को चेंज करेंगे तो लैम्डा चेंज होगा, एफ़ को इंक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा डिक्रीज़ होगा, एफ़ को डिक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा इंक्रीज़ होगा। इसलिए ये बात तय हो गई कि एफ़ अगर इंक्रीज़ होगा तो लैम्डा भी डिक्रीज़ होना है, यानी वेवलेंथ डिक्रीज़ होनी है। तो वेवलेंथ भी डिक्रीज़ हुई और टाइम पीरियड भी डिक्रीज़ हुआ। तो एम्पलीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सो टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ बोथ विल चेंज इफ़ फ्रीक्वेंसी विल चेंज, both will decrease if frequency will increase as these are inversely proportional to the frequency। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी पे करेक्ट है कि वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों जो हैं वो डिक्रीज होंगे, यानी 1 and 2 ओनली। तो इसके सामने वाला सर्कल हम ब्लैक कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर हमारा यूनिट 11 जो कि साउंड का है, क्लास 10 का। हमने इसको देख लिया, खुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।